नमस्कार साथियों, आप सब मेरे साथ जुड़े हैं अपने YouTube मंच, YouTube चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक पर। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे उस एक न्यूज़ की, उस एक खबर की, जो इस समय बहुत सुर्खियां बटोर रही है। और बात हो रही है भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल की, जहां से खबर ये निकल करके आई कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह 100 दिनों के बाद, जब से बालेन शाह एज अ प्राइम मिनिस्टर नेपाल के बने, उसके बाद से अगर आप देखेंगे ये बात है मार्च अप्रैल की और ये अगस्त चल रहा है। तो लगभग लगभग अगर आप मान के चलिए अप्रैल से तो मई जून जुलाई तीन तीन साढ़े तीन 4 महीने हो गए। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह जो हैं 1-to-1 उन्होंने मुलाकात की भारत के राजदूत से, नवीन श्रीवास्तव जी से। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल से ऐसी खबर निकल करके आई है, क्योंकि भारत के लिए देखिए, भारत के लिए जितने भी पड़ोसी हैं हमारे, चाहे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अच्छा उसमें आप पाकिस्तान को भी जोड़ सकते हैं। हम हमेशा अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ बड़े अच्छे कॉर्डियल फ्रेंडशिप फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहते हैं। इसीलिए भारत की फॉरेन पॉलिसी में भी नेबरहुड फर्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। अच्छा आप देखें, बालेन शाह साहब एक तरफ भारत के डिप्लोमेट से मुलाकात करते हैं, इंडियन आर्मी के जो हेड हैं, आर्मी चीफ, उनसे भी मुलाकात होती है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह साहब की। आर्मी चीफ से मिलते हैं तो सुरक्षा को लेकर के बातचीत होती है दोनों देशों में, और जब डिप्लोमेट से लेकर मिलते हैं तो कैसे भारत और नेपाल के संबंध अच्छे हो सकते हैं, व्यापार कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि नेपाल को अगर व्यापार देखना है अपना, चाहे वो किसी और देश के साथ हो या भारत के साथ हो, तो उसको इंडिया की हेल्प या इंडिया उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब आप देखें, इंडिया और नेपाल के बीच में 1950s में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी है, बॉर्डर ओपन है, कोई ऐसा वीजा पासपोर्ट नहीं लगता। तो नेपाल आप देखेंगे ना, तो नेपाल टोटली एक तरीके से वहां के लोग, नेपाल इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, जिस तरीके से हाल के दिनों में नेपाल में सरकार बनी, जैसा नेपाल का इतिहास रहा, आप देखिए नेपाल में ये एक हिस्ट्री है, मोनार्की से डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से फिर मोनार्की, और फिर अब वहां पे इलेक्शन होता है। तो अगर मैं हाल के दिनों की बात करूं तो आप देखें लास्ट ईयर वहां पे कैसे जेंजी आंदोलन हुआ। जेंजी आंदोलन के बाद वहां की जो सत्ता थी, वहां की जो सरकार थी, ये सब फिगर्स, ये सब फोटोज आप देख सकते हो, उस समय बड़े छाए हुए थे, सुर्खियां बटोर रहे थे नेपाल में जब ये जेंजी आंदोलन हुआ, एक नेपाल का और एक बांग्लादेश का जो जेंजी आंदोलन हुआ था। अब ये जेंजी आंदोलन क्यों हुआ था भाई? क्योंकि उस समय जो केपी शर्मा ओली की सरकार थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, उन्होंने दरअसल कुछ सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। अब आप जान ही रहे हैं कि जेंजी बिना सोशल मीडिया के कैसे रह सकता है। तो जब नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया और जो जेंजी था वो रोड पे आ गया, और रोड पे आया, उसने प्रोटेस्ट कर दिया। इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, राष्ट्रपति भवन वन लूट लिया गया, संसद के अंदर तक घुस गए थे। तो फाइनली वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, इनको रिजाइन करना पड़ा। इनका ये जो है सत्ता से बाहर हो गए। फिर उसके बाद इलेक्शंस हुए और बालेन शाह जो है वो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, अगर आप नेपाल को ज्योग्राफिकली देखेंगे तो ये आपको नेपाल का लोकेशन मिल जाएगा, एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, ये आप बीच में आप तिब्बत देख रहे हैं। तो नेपाल ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है नेपाल, क्योंकि वो भारत से भी है और वो चाइना से भी है। तो चीन का इंटरफेरेंस आपको नेपाल में बहुत देखने को मिलेगा अगेंस्ट इंडिया। तो भारत हमेशा नेपाल के साथ एक अच्छे संबंध स्थापित रखना चाहता है, क्योंकि हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारा नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध है, कल्चरल रिलेशंस हैं, है ना, सांस्कृतिक संबंध हैं, धार्मिक संबंध हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में अगर आप देखेंगे तो भोलेनाथ का आपको यहाँ पर मंदिर मिलेगा, तो आपको नेपाल में भी मंदिर मिलेगा। तो वहाँ पर आपको पशुपतिनाथ मिलेंगे, यहाँ तिरुपति मिलेंगे, तो वहाँ पशुपति आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि इंडिया और नेपाल के बीच में कल्चरल, ट्रेड, तमाम ऐसे संबंध आपको मिलेंगे। लेकिन दोनों के बीच में ऑब्वियस सी बात है कुछ इश्यूज भी रहते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर इशू बहुत रहता है। अक्सर बॉर्डर इशू आप देखेंगे चर्चा में बना रहता है। अच्छा, ये जो इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर का डिमार्केशन हुआ, ये 1816 का है, ट्रीटी ऑफ सोगोली से हुआ था, इसी के टाइम पर डिमार्केट किया गया था। अगर आप डिमार्केशन को देखेंगे, हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो
इंडिया और नेपाल के बीच में, तो बॉर्डर को लेकर के 2-3 बार ऐसे कमेंट्स नेपाल की सरकार के, चाहे केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बालेन शाह साहब की हो, बड़ा सुर्खियों में जो ये बॉर्डर इशू रहा। जैसे फॉर एग्जांपल लिम्पियाधुरा, ये एक पास है, लिम्पियाधुरा एक पैसेज है, पास है। तो जैसे लिम्पियाधुरा का इशू है, काला पानी का इशू है, ठीक है, लीपू लेक पास है, ये आपको दिखेगा, ये तीनों एरियाज आपको दिखेंगे, बहुत चर्चा में रहते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही नेपाल सरकार की तरफ से इसको लेकर के एक बार फिर बयानबाजी हुई थी। ये जो आप लीपू लेक पास देख रहे हैं, दरअसल इंडिया और चाइना के बीच में मानसरोवर यात्रा की शुरुआत जो की गई, वो ये कहा गया कि लीपू लेक पास से ही जो है वो इंडिया और चीन के बीच में मानसरोवर यात्रा जो है वो शुरू की जाएगी। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो केपी शर्मा ओली की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक 100 रुपए का नोट जारी किया, और इस 100 रुपए के नोट में उन्होंने काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियाधुरा एरिया को अपना बताया, मतलब नेपाल का बताया, जो पूरी तरीके से भारत का पार्ट है, ठीक है। बालेन शाह भी काफी सुर्खियों में थे इस बॉर्डर इशू को लेकर के। उन्होंने यहां तक यह भी कह दिया था कि वो यूके जाना चाहेंगे, वो यूके की हेल्प लेंगे, क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में जो ये बॉर्डर का ये डिमार्केशन हुआ है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का है। तो उन्होंने कहा कि वो यूनाइटेड किंगडम्स में ये मैटर उठाएंगे, रेस करेंगे और ब्रिटेन से कहेंगे कि आप इसमें मीडिएट करिए, मीडिएशन का काम करिए और इस मैटर को सॉल्व कराइए। तो जब बालेन शाह की तरफ से इन तीनों एरियाज को लेकर के बातचीत की गई थी, तो फिर बीच में ये मैटर उठा था। अच्छा, इससे ज्यादा बालेन शाह चर्चा में तब आ गए जब उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर लिया कि म्यूचुअल इंक्रोचमेंट है, तो अपने ही देश के अंदर बालेन शाह का विरोध होने लग गया। तो उनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि केवल भारत ने ही नेपाल की टेरिटरी पर इंक्रोचमेंट नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी भारत के टेरिटरी पर इंक्रोचमेंट कर रखा है, मतलब वो म्यूचुअल इंक्रोचमेंट की बात कर रहे थे। अब ये बात वहां नहीं पसंद आई, वहां पॉलिटिकली ये बात नहीं पसंद है, अब लोगों ने इसका बड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। तो नेपाल में अगर आप देखेंगे ना, तो इस तरीके का इतिहास, इस तरीके की हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है। वहां सरकारें जो हैं वो बहुत कम समय के लिए रहती हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वहां बहुत रहती है। भारत के पड़ोसी देशों में ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना के ही बराबर है, चाहे नेपाल को देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश में देख लीजिए, वहां अक्सर तख्ता पलट होता रहता है। पाकिस्तान को आप देख लीजिए, श्रीलंका में आप देख लीजिए। तो नेपाल को आप देखेंगे ना, तो नेपाल में कई साल तक वहां पर राजशाही रही, मोनार्की रही, फिर राजशाही का विरोध हुआ, है ना, फिर वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू हुआ, फिर वहां पर सरकार, डेमोक्रेसी आई। जब डेमोक्रेसी आई तो लोगों ने डेमोक्रेसी का विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार से लोग बहुत परेशान हो गए। तो कोई सरकार वहां पर पॉलिटिकली स्टेबल नहीं रह पाई। जब लोगों ने मोनार्की का विरोध किया तो उन्होंने कहा हमें डेमोक्रेसी चाहिए। जब डेमोक्रेसी आ गई तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया डेमोक्रेसी का, कहने लगे नहीं नहीं हमको मोनार्की चाहिए। और नेपाल ने अपना संविधान नया लिखा। अच्छा, कई बार नेपाल ने अपना संविधान लिखा, लेकिन आज तक नेपाल का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो खैर, अभी फिलहाल वहां पर बालेन शाह की सरकार है इस समय, और वो फेस टू फेस इंडियन एम्बेसडर से मिलते हुए आपको नजर आएंगे। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी अच्छी खबर है कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस जो हैं वो ट्रैक पर चले, तो अच्छा है, ताकि चीन का जो दबदबा है नेपाल में उसको हम कम कर सके। आप देखिए, मैं कुछ यहाँ पे आपको फोटोज दिखा रहा हूं। ये कोई मॉडल नहीं है, ये चाइनीज इन्वॉय है नेपाल में। और जब ये चाइनीज इन्वॉय थी नेपाल में, तो आप ये समझिए कि नेपाल के अंदर चाइना का दबदबा इतना था कि चाइनीज एम्बेसडर को प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इतना दखल चाइना का नेपाल के अंदर था। और जब केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट जो है गिर रही थी, तो चाइनीज इन्वॉय ने उनको बचाने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि जब केपी शर्मा ओली की सरकार रहती है ना, तो वो प्रो चाइना मानी जाती है। तो इस वजह से चाइनीज इंटरफेरेंस वहां बढ़ जाता है। तो हाल के दिनों में अब आप देखेंगे जो नेपाल की तरफ से ये जो स्टैंड लिया गया है, इतने दिनों के बाद फाइनली अब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भारत के राजदूत से मिलते हुए नजर आए। ये इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, जो इश्यूज हैं, उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने में ये बड़ा हेल्पफुल होगा। क्योंकि भारत और नेपाल के बीच, मैंने भी आपको बताया कि रोटी और बेटी का संबंध है, प्लस जो तराई बेल्ट है आपका यूपी वगैरह का, बिहार का,
यहाँ से आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा रिलेशन है आपका इंडिया और नेपाल के बीच में। तो कुल मिला करके चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, मुलाकात की, अब यहाँ से आगे रास्ते ओपन होंगे तो ट्रेड बढ़ेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, जो डिस्प्यूट्स हैं उस पर बातचीत होगी, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आप क्या सोचते हैं? आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।